राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों का। पश्चिम बंगाल में आज यानी मंगलवार को तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ। बंगाल में आज कुल 31 सीटों पर वोटिंग हुई है। मतदान के शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। टीएमसी ने पोलिंग बूथ पर वोटर्स को परेशान करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी नेता का आरोप है कि एक ईवीएम टीएमसी नेता के घर के बाहर मिला। उलूबेरिया उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार चिरन बेरा ने यह आरोप लगाया है कि मतदान से पहले ही एक रात टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम और वीवीपैट की मशीनें बरामद की गई हैं। बीजेपी नेता ने टीएमसी पर चुनाव में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। देर रात को ही यहां पर माहौल बिगड़ा, जिसके बाद सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। टीएमसी नेता के घर के पास ईवीएम मिलने के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। यहां एक सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये एक रिजर्व ईवीएम था, जिसका वोटिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। चुनाव आयोग का कहना है कि सेक्टर ऑफिसर तपन सरकार ईवीएम के साथ अपने रिश्तेदार के घर सोने गए थे, जो नियमों का उल्लंघन है। वहीं इस मामले पर आ रही प्रतिक्रियाएं भी अब हम आपको सुनाते हैं। वो देखा है आज पेपर में, अखबार में कि ईवीएम के मशीन तृणमूल पार्टी के कोई नेता के घर में मिला है। यही सबसे बड़ा हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग को बार बार ये शिकायत हम दर्ज कराते आए हैं कि बंगाल में जो चुनाव होते हैं, इस चुनाव में जो प्रशासन होते हैं, यहाँ का जो शासन होते हैं, वो सरासर सत्तारूढ़ पार्टी की पक्ष रखते हुए चुनाव कराते हैं। इसलिए पिछले पंचायत चुनाव में बंगाल में 34% वोटर अपना मतदान देने में सफल नहीं रही और नामांकन भरने भी नहीं दिया गया। बदौलत 20,000 सीटें निर्विरोध जीत हासिल किया था ये सत्तारूढ़ पार्टी। तो बंगाल की चुनावी जो ये सिलसिला बंगाल में हमको देखने को मिलता है, इसमें बार बार ये दर्शाते हैं कि बंगाल में चुनाव के मतलब हिंसा, चुनाव के मतलब भयभीत के माहौल, दहशतगर्द, खून, ये बंगाल की चुनाव में एक नज़ारा बन चुके हैं, जो हर चुनाव में हमें देखने को मिलता है। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि 8 दफ़े चुनाव, 8 चरणों में बंगाल में चुनाव होते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा नाकामी है कि 8 चरणों में हिंदुस्तान में कहीं चुनाव नहीं हो रहे हैं बजाय बंगाल। इसका मतलब ये होते हैं, इसमें ये साबित होते हैं, ये दर्शाते हैं कि बंगाल में कानून और परिस्थिति की कानून की जो परिस्थिति है, ये दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था अगर सही ढंग से अगर चुस्त दुरुस्त रहते तो इस तरीके की नज़ारा हमें देखने को ना मिलते। सर, इतना पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स क्या करेंगे भाई? पैरामिलिट्री फोर्स बाहर से आते हैं, वो कहीं यहाँ के गांव कहीं गली जिसको छोड़ा वो पहचानते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स को चलाते हैं कौन? पैरामिलिट्री फोर्स अगर कहीं जाए उसका अगुवाई करते हैं कौन? वो तो हमारे लोकल पुलिस वालों ने, और ये लोकल पुलिस वालों ने सारे सत्तारूढ़ पार्टी की पक्ष रखते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की निर्देश आदेश पे चलने वाले यहाँ के प्रशासन होते हैं। ये प्रशासन इसलिए इनको गुमराह करेंगे, भटकते हुए दूसरे जगह ले जाएंगे। नहीं तो सेंट्रल फोर्स जरूर उनकी काबिलियत पे कोई हमें शक नहीं, लेकिन उनको सही ढंग से इस्तेमाल करे तब ना। अगर सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी और राज्य की जो प्रशासन है, वो अगर केंद्रीय जो सेंट्रल फोर्सेस जो आते हैं, इनको अगर बेजा इस्तेमाल करने की दी मंशा रहे तो ये केंद्रीय बाहिनी रहना या ना रहना बराबर होते हैं। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे शिकायतें जो हम दर्ज किया था चुनाव आयोग में, ये सारे शिकायतों के मद्देनज़र जरूर चुनाव आयोग कुछ ठोस कदम उठाएंगे। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन शर्मा जी, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में आखिर चल क्या रहा है? कभी ईवीएम बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता के घर गाड़ी में मिलती है, तो कभी ईवीएम टीएमसी के उम्मीदवार के घर में मिलती है। चल क्या रहा है? क्या वाकई में किसी तरह की धांधली हो रही है? और पश्चिम बंगाल का चुनाव तो वैसे ही हमेशा से देश में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, और इस बार जो कुछ चल रहा है वो तो देखने लायक है कि कितनी धांधली खुलेआम साफ तौर पर चल रही है। पल्लवी जी,
अगर ममता बनर्जी की बात करें, वो खेला होबे बोल रही हैं। हम्म। और वो अलग बात है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता बोलते हैं खेला शेष। लेकिन यहाँ पर जो असली खेल हो रहा है वो बड़ा विचित्र हो रहा है, विचित्र खेला होबे वो चल रहा है। और आप जनता के दृष्टिकोण से समझिए कि जनता के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं, जनता पे क्या संदेश जाएगा कि जिस तरह से ईवीएम की जो आपने अल्फाज अभी इस्तेमाल करे कि धांधलेबाजी, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तो ये क्या जनता क्या समझेगी कि जब वो बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाते हैं, घरों से बाहर निकल के कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, तो कोरोना पे जीत तो पा नहीं ली, ये दूसरे चरण का सेकेंड वेव चल रही है कोरोना की। यहाँ पर तो लोग जब आते हैं, लोग अपेक्षा करते हैं कि उनको ऐसी एक राजनीतिक दल मिलेगा जिसपे वो विश्वास भी उनके खरे विश्वास पे भी खरे उतरेंगे। ऐसे उम्मीदवार, ऐसे प्रत्याशी, ऐसे नेता बनते उभरेंगे कि जो उनके जो विकास के सपने हैं जो इतने सालों से अधूरे रह गए, उनको पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिला है, पहले खूनी बवाल देखने को मिला कि बंगाल में जो इतनी पवित्र बंगाल की धरती है, जिन्होंने इतने महापुरुषों ने यहाँ पर अपना योगदान दिया है। आप रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें, बंकिम चटर्जी की बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र की बात करें, तो ये इतने महापुरुष, और उधर से अब एक बंगाल एक आम आदमी के दृष्टिकोण से समझिए। और यहाँ पर कहना बहुत आसान है, माँ माटी मानुष, लेकिन परवाह कौन कर रहा है? और यहाँ पर कितने लोग मौत के घाट उतार दिए गए। भाजपा ने वो आंकड़ा सार्वजनिक करा, बोला 130 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए, ये जो पॉलिटिकल हिंसा। और उसके बाद हम लोग ये ईवीएम की ये एक आखिरी कसर रह गई थी देखने के लिए। तो ये बहुत दुखद है, ये देखिए अच्छा संदेश नहीं जाता, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी हमारे पूरे देश की, राज्य की छवि खराब होती है। यहाँ से नेताओं को इन सब चीजों पे ये एक कम से कम इस मामले में कि एक हम लोग चुनाव की प्रक्रिया जो है अच्छे तरीके से कराते हैं, ये एक संदेश जाना चाहिए पूरे विश्व में कि हम सबसे बड़ा प्रजातंत्र है पूरे विश्व में। तो यहाँ पर अगर ऐसी घटनाएं होती हैं कभी, चाहे बीजेपी के नेताओं के साथ या टीएमसी की, तो ये अच्छी बात नहीं है। इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं थी। और यहाँ पर अगर अभी हुई है तो यहाँ पर उससे सुध लेते हुए एक कोशिश ये होनी चुनाव चाहिए आयोग कि की कम से कम निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं सर। अब ये जो दो नए मामले सामने आए हैं, चाहे वो बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलना हो या टीएमसी नेता के घर पर ईवीएम मिलना हो, इसके बाद चुनाव आयोग पर सवाल क्यों ना खड़े हो, इसका एक कारण आप मुझे बता दीजिए सर। देखिए, मैं जहां तक चुनाव आयोग की बात है, मैं ये बिल्कुल मानूंगा कि चुनाव आयोग जो है एक निष्पक्ष संस्था है, और उनपे हम सवाल उठाएं या वो चीज, मैं जो बतौर एक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, मैं समझूंगा कि वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जांच का विषय है कि वो देखिए जब जो कार्रवाई करनी थी उनपे वो करी गई। और लेकिन यहाँ पर अभी जब तक मामले की तह तक ना जाया जाए, तब तक किसी निष्कर्ष पे हम लोग निकल जाए, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन बहरहाल मुद्दा गंभीर है कि यहाँ पर अगर कुछ ऐसे मामले उभर के आए हैं, उजागर हुए हैं, तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ देखिए, ये चुनाव आयोग का भी दायित्व बढ़ जाता है कि उनको ये एक ऐसा संदेश देना है कि हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष संस्था है, ताकि उनका भरोसा, पूरी देशवासियों का भरोसा उन पर बना रहे। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर पहले ही लग रहा था कि यहाँ जबरदस्त तरीके से खेला होगा, और वो बातें लगातार कही भी जा रही थी, और अब ऐसा देखने को भी मिल रहा है। आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं सर? ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक कई बड़े ऐसे चेहरे जो टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में आ गए, वो भी किसी ना किसी कारणवश आए होंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक से उनकी अंतरात्मा जाग गई और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो आने वाले समय में भी सियासत में बहुत खेल देख रहे हैं आप पश्चिम बंगाल की? बिल्कुल, बहुत खेल देखने बाकी हैं, अभी पिक्चर काफी बाकी है। और ये बात देखिए, क्योंकि आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, तो उसके मैं जवाब ये दूंगा कि दो बातें, इन दो बातों की बहुत अहमियत है। कि पहली बात कि जो भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा आगे लेके नहीं आए या घोषणा नहीं करी, तो उसका क्या खामियाजा या क्या कीमत चुकानी पड़े भाजपा को, जब नतीजे आएंगे 2 तारीख को, जब दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन जिस भारी संख्या में टीएमसी से हताश होकर, देखिए कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि ऐसे तो बेवजह आए नहीं, कि जो टीएमसी से हताश होकर या जो भी कारण आज दूसरी तरफ भाजपा की तरफ रुख कर गए हैं, उनके नेता, उनके विधायक, तो उसका क्या असर पड़ने वाला है इन 8 चरणों के चुनावों में, वो भी वक्त तय करेगा। लेकिन ये दोनों जो बातें हैं, इनकी बहुत अहमियत है। और साथ में हम लोग खेला होगा की बात करते हैं, और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे तरफ से ये बड़े तीखे प्रहार भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, एक आम आदमी की अगर हम नजरिए से बात करें, आम आदमी
ये चाहता है कि कोई बात करे सोनार बांग्ला की, कि कैसे वो अच्छे दिन आएंगे जब लेकिन रोजगार बिल्कुल भी यहाँ पर सोनार मिलेगा। बांग्ला की या विकास की बात होने की जगह यहाँ तो सिर्फ खेल की बात हो रही है और खेल हो भी रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के बीच अब विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस के सैन्य विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगले 4 हफ्तों में दुनिया विश्व युद्ध की गवाह बनेगी। कोरोना संकट के बीच अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो इसके परिणाम के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप रही होगी। रूस यूक्रेन सीमा पर बढ़ते तनाव से विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। सैन्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो 1 महीने के भीतर दुनिया को कोरोना संकट के बीच भीषण युद्ध का सामना करना पड़ेगा। रूस ने तनाव बढ़ते देख हाल ही में विवादित सीमा पर अपने 4000 सैनिकों को भेजा है। रूसी सेना की इस हलचल से यूरोप हाई अलर्ट मोड पर इस समय आ गया है। इसके बाद विश्व युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्र रूसी सैन्य विश्लेषक पावेल का ये कहना है कि जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगले कुछ हफ्तों में यूरोपीय या विश्व युद्ध जैसा बड़ा खतरा सामने आने वाला है। पावेल ने कहा कि खतरा बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। मीडिया में भले ही इस बारे में ज्यादा बात ना हो, लेकिन हमें बेहद बुरे संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये चिंताजनक विषय है कि एक विश्व युद्ध का खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस विश्व युद्ध को रोका जा सकता है। जिस तरीके से इस समय कोरोना महामारी के बीच में विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ये सभी के लिए चिंता की बात है। रूस के सैन्य विश्लेषकों ने ये चेतावनी दी है कि अगले 4 हफ्तों में दुनिया एक विश्व युद्ध की गवाह बनेगी। कोरोना संकट के बीच अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो इसके परिणाम के बारे में सोचकर ही फिलहाल लोगों की रूह कांप रही है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए प्रफुल्ल बख्शी जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों की खासी जानकारी प्रफुल्ल साहब रखते हैं। सर, स्वागत करती हूं आपका ANB न्यूज पर। सर, एक तो वैसे ही पूरी दुनिया कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है, इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है और रूस के सैन्य विश्लेषकों ने ये चेतावनी दी है कि अगले 4 हफ्ते के अंदर ये पूरा विश्व एक विश्व युद्ध को देखने वाला है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी और अभी स्थितियां समझना चाहूंगी कि वाकई में रूस और यूक्रेन के बीच में समय चल क्या रहा है। देखिए, ऐसा है, ये रूस यूक्रेन सोवियत यूनियन के अंग थे जी। जब ब्रेकअप हुआ 89 के बाद में, वो जो रशिया का ब्रेकअप हुआ तो सोवियत यूनियन का, तो ये कि सारी के सारे अलग हो गए। उस समय जो मेन 2 पावर थी, यूक्रेन एक बहुत बड़ी रिपब्लिक थी जी। और जो बाल्टिक सी की फ्लीट, ब्लैक सी की जो फ्लीट थी, वो उसके ऊपर दोनों की बहस थी कि कौन लेगा। बेसिकली जो नेवी के जहाज थे उसके वितरण में इनके अब बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, पर उससे ज्यादा और भी कई इनके पास में बॉर्डर की इशू को लेकर और कई इश्यूज को लेकर इनके साथ में तनाव था और तनाव रहा है। और जैसे कि आप करते दरगान का जो एरिया है उसके ऊपर जो बॉर्डर पे जो यूक्रेन क्लेम कर रहा है और रशिया क्लेम कर रहा है, उसको लेकर इनके ऊपर बहुत मनमुटाव रहा है। बेसिकली जब सोवियत यूनियन टूटा तो रशिया के जो कई इंडस्ट्रीज हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज अलग अलग जगह पे बट गए। कई मेजर चीजें यूक्रेन में आई, कई बेलारूस में गई, कई रिपब्लिक्स में गई। तो इससे रशिया को बहुत प्रॉब्लम आई है
और इस सब के जैसे कि जब बंटवारा होता है तो जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं रशिया और यूक्रेन, और ये लड़ाई इनके बॉर्डर पे हो रही है, इनके आइडियोलॉजी पे हो रही है। और इसीलिए ये जो अब तनाव देख रहे हैं, जो रशिया कह रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है इत्यादि इत्यादि, ये सब रशिया के कहने की बातें हैं। हाँ, इनकी लड़ाई हो सकती है, लड़ाई भयंकर रूप ले सकती है, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे कि वो वर्ल्ड वॉर हो जाएगी और ऐसा कुछ होगा, ये नहीं हो सकता। सर, तो अभी इन दोनों की लड़ाई में अगर स्टैंड की हम बात करें तो इंडिया का स्टैंड क्या है? इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन भी अच्छी खासी शख्सियत है, तो इन कंट्रीज का स्टैंड क्या कुछ है? देखिए, ऐसा है, अमेरिका जो है, जो बाइडेन है, वो यूक्रेन का साथ दे रहा है, उसमें दो राय नहीं है। और जैसे कि ट्रंप जो था वो पुतिन का साथ दे रहा था। इस समय जो अमेरिका है, इसकी थोड़ी सी अभी जो है अमेरिका के साथ में, जो पुतिन की अमेरिका के साथ में अब थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ रहा है। मैं अभी ये नहीं कहता कि दोनों में झगड़ा हो रहा है, पर दोनों अब अलग अलग, जिसको कहते हैं अलग होने की बात हो रही है। रशिया जो है चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव कर रहा है, और इस समय टर्की जो है रशिया के बहुत खिलाफ है। और इस सारे लड़ाई के अंदर अगर आप देखेंगे, टर्की यूक्रेन का साथ देगा। और इसलिए हमको ये अब देखना है कि इस पूरे के पूरे एक्टिविटी के अंदर रशिया कोई ऐसा मेजर कदम ना उठाए जिससे कि हमको इस जगह पे कोई प्रॉब्लम आए। भारत का स्टैंड जो है बहुत एक, जिसको कहते हैं कि बहुत डेलिकेट स्टैंड लेना पड़ेगा भारत को। रशिया हमसे वैसे ही थोड़ा सा नाराज है, क्योंकि हमने अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया है। अमेरिका से C-17 ग्लोमास्टर लिए, C-130 हरकुलिस लिए, अटैक हेलीकॉप्टर्स लिए, हमने बहुत कुछ लेना शुरू कर दिया है। हालांकि 80% हमारी जो अभी इक्विपमेंट है रशियन है, तो रशिया हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम अमेरिका के दबाव में ना आए। सारा का सारा जो दारोमदार ये होगा, हमको देखना होगा हमारा नुकसान इसमें होता है कि नहीं। तो हमारी डिप्लोमेसी जो है अब एक, जिसको कहते हैं, बहुत ही महीन धागे के ऊपर चलेगी, वेरी वेरी स्लेंडर थ्रेड के ऊपर चलेगी। और इसीलिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिप्लोमेसी है, उसको बहुत सोच के फूक के स्टेटमेंट्स देनी होंगी और कदम उठाने होंगे। इस समय हम रशिया को नाराज नहीं कर सकते। सर, थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, तुरंत हाजिर होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। सरकारी स्कूलों विच बनवाए 6984 क्लासरूम, 292 साइंस लैबोरेटरी ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि एक और विश्व युद्ध हो सकता है। हालांकि ये बातें सिर्फ रूस के सैन्य विश्लेषकों ने कही हैं, लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी विश्व युद्ध जैसी स्थितियां पूरा विश्व देख लेगा। हो सकता है कि इन दोनों देशों के बीच लड़ाई छिड़ जाए, लेकिन विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। बख्शी साहब का ही सीधा रुख कर लेते हैं। सर, जैसा कि आपने भी जानकारी दी है कि अभी भारत और रूस के बीच में थोड़ी टेंशन चल रही है, तो क्या इसी टेंशन का ये नतीजा है कि आज रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो हमारे देश के विदेश मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं? दोनों के बीच आज काफी देर तक वार्ता भी हुई है। नहीं, ये तो वार्ता पहले से ही ये विजिट ऑलरेडी प्लान हो गई थी जी। पर बात इस बात को लेके भी बात होगी कि भारत का स्टैंड क्या होगा, क्या हम यूक्रेन का साथ कितना देना चाहेंगे। इस समय भारत को इस जो है स्थिति एक बहुत ही नाजुक स्थिति है, जिसको कहते हैं और वक्त की नजाकत को समझ के, नाजुकता को समझ के भारत को कदम उठाना होगा। क्योंकि इस समय हमने रशिया के साथ ऐसे S-400 ले रहे हैं, और कई जितना मेजर इक्विपमेंट है, सुखोई 30, MiG-29K, ये सारे के सारे रशियन इक्विपमेंट है हमारे पास में, मिसाइल्स,
और सारी की सारी हैं हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C7 जो IL-76 AN-32 मेजर फ्लीट सारी इनके अमेरिका ये Mi-17 हेलीकॉप्टर ये सारे के सारे रशियन इक्विपमेंट है हमारे पास। हालांकि अमेरिकन इक्विपमेंट आ रहा है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई इसमें परमानेंट ना दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है। आपके इंटरेस्ट की परमानेंसी देखी जाती है। रशिया का जब तक दाव चलता था उसने हमको स्वावलंबी नहीं होने दिया। रशिया चाहता था हम उससे निरंतर खरीदते भी रहें। तो हालांकि रशिया ने हमारा साथ दिया है। जब 1971 में अमेरिका हमारे खिलाफ था और 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में भेजी थी, जब हम बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे उस समय अमेरिका हमारे खिलाफ था और उसने 170 जहाज भेजे थे अब हमारे इसके अंदर बे ऑफ बंगाल में। वो भी दिन था और अब देखिए बात कितनी पलट गई है। तो हमारे को बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि रशिया ने हमारा साथ दिया था उस समय और रशिया ने ये जब हमारे को अश्योरेंस दी थी कि चाइना नहीं एंटर करेगा और चाइना 71 में एंटर नहीं किया उसने, ये रशिया के कारण हुआ है। तो हमें रशिया का भी इंटरेस्ट देखना है और इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं और हमारे को टोटल डिप्लोमेसी से चलना होगा। नाम यूक्रेन को हम नाराज नहीं कर सकते और ना करना चाहेंगे, पर हमारा इस समय इंटरेस्ट रशिया के साथ है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ये हमको देखना होगा। बट अमेरिका का इंटरेस्ट यूक्रेन के साथ में है। तो ये जो इक्वेशन बनती है इसको हमें डिप्लोमेसी से सॉल्व करना होगा, बीच बचाव करके, इनकी मीटिंग करके। मोदी साहब को थोड़ा सा इसमें लीड लेनी होगी, दोनों साइड को पैसिफाई करना होगा। ये बहुत जरूरी है, दोनों भारत पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल, ये तो खैर देखने वाली बात रहेगी। इस मसले पर हमारे देश की नीति क्या कुछ रहती है। प्रफुल्ल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके साथ चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब देश की निजी कंपनियां भी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर मिसाइल बना सकेंगी। डीआरडीओ ने निजी कंपनियों को मिसाइल के विकास और उत्पादन के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। इसके पीछे का मकसद है कि देश में मिसाइल का घरेलू बाजार बनाना। डीआरडीओ ने कहा है कि इससे स्वदेशी मिसाइलें बनेंगी और आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का नाम है डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर प्रोग्राम। निजी कंपनियां इसके तहत डीआरडीओ के साथ मिलकर मिसाइल बनाने का काम कर सकती हैं। एक बार निजी कंपनियां डीआरडीओ के साथ जुड़ जाएंगी तब उनसे सबसे पहले वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल पर काम कराया जाएगा। कुछ निजी कंपनियों ने इस मिसाइल के लिए पहले से रिक्वेस्ट और प्लान दे रखा है। आपको बता दें कि 23 फरवरी को डीआरडीओ ने ऐसी ही एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। मिसाइल ने अपने निशाने को तय समय से पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया था। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है। इसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मसले पर भी चर्चा के लिए सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सर, एक बड़ा कदम यहां पर अब डीआरडीओ ने मंजूरी दे दी है कि निजी कंपनियां भी मिसाइल बना सकती हैं। जैसा कि आप लगातार ये बात कहते आए हैं कि हमें और मिसाइल्स बनानी होंगी, इतनी मिसाइल से कुछ नहीं होने वाला, तो इस दिशा में इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये सराहनीय कदम है? देखिए, ये बहुत सराहनीय कदम है और मैं आपको बता दूं, मिसाइल्स का अपग्रेड होता रहता है। मिसाइल्स की डिमांड आती रहती है, मिसाइल्स आउट ऑफ डेट होती जाती हैं बड़ी जल्दी, क्योंकि जब सिनारियो चेंज होता है जिसके ऊपर मिसाइल दागते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट टारगेट सिस्टम, उसमें बड़ी तब्दीलियां आती हैं। उसी तब्दीली के तदनुसार हमें मिसाइल की परफॉर्मेंस में चेंज लाना पड़ता है। हमको स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्हीं के कारण हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस करी हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी। अभी जो शॉर्ट रेंज वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज की मिसाइल की बात है, ये एयर डिफेंस मिसाइल है जो कि टोटली 90 डिग्री एंगल पे फायर कर सकती है। यानी कि जब टारगेट के ऊपर जहाज आ रहा है, आपके ऊपर आ रहा है, और उस समय आपको उसको शॉर्ट रेंज कम समय में ध्वस्त करना है, तो आप उसको वर्टिकली फायर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टली लैटरली फायर कर सकते हैं। अगर आप दूर में उसको पकड़ना है तो 45 डिग्री या 30 डिग्री के एंगल पे फायर हो सकता है, और ये वर्टिकल डिग्री पे फायर हो सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने कम समय में आप एक मिसाइल टारगेट को ध्वस्त कर सकते हैं।
ये बहुत जरूरी है। टैक्टिकल बैटल एरिया में इसका बहुत जरूरी काम आएगा। तो ये अब मोबाइल कैनिस्टर्स में लगेगा और ये मिसाइल होंगी, चाहे टैंक्स के ऊपर लोड करें या सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन्स में लोड करें, हर जगह इसको लोड कर सकते हैं और मोबाइल मतलब ले जाने में आसानी होगी। बाई एयर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो ये इन मिसाइल सिस्टम्स का जो प्राइवेट इंडस्ट्री को लगाने की बात आ रही है, ये हम बहुत साल से कहते आ रहे हैं। आपने भी शायद हमें सुना होगा कि जब तक आप वेपन्स में स्वावलंबी नहीं होंगे तब तक आपको लोग आपके हाथ मरोड़ते रहेंगे। जब आपको जैसे कि कारगिल में आपको 155 मिलीमीटर शेल की जरूरत पड़ी तो उस समय सप्लायर्स ने आपको सोने के भाव बेचा था और आप मरते क्या ना करते आपको लेना पड़ा, क्योंकि आप कुछ बना नहीं रहे थे। हमको ये बात बहुत ही चुभती है कि 70 साल में हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने कोई काम की चीज नहीं बनाई। 62 के साल 62 की वॉर में हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉफी परकुलेटर बना रही थी। आप बताइए कॉफी मेकिंग मशीन से आप लड़ाई करेंगे? ये जो चीजें हैं ये हमारी गलत नीतियों का कारण था। बिल्कुल। सबसे बड़ी तगड़ी चीज ये हो रही है, अब हमारी नीतियों में बदलाव आ गया है। एकदम बदलाव आ रहा है, जमीन आसमान का, दिन रात का फर्क आ गया है। और ये तभी जिसके लिए आप बात कर रही हैं कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री को लगाएंगे, ये बाकायदा लगाएंगे। बिल्कुल। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ने के लिए ये पहला कदम माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी, आप हमारे साथ जुड़े इस मसले पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि डीआरडीओ ने मंजूरी दे दी है। मिसाइल बनाने के लिए निजी कंपनियां भी डीआरडीओ के संग मिलकर काम कर सकेंगी और इसका मकसद बस इतना ही है कि रक्षा के क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से डीआरडीओ और निजी कंपनियां मिलकर काम आने वाले समय में करती हैं। इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।